हबीब तनवीर का लिखा हुआ नाटक आगरा बाजार भाग 6। भीड़ में एक आदमी हरी कफनी पहने खड़ा है और रो रहा है। पतंगवाला उसे पहचान कर उसकी तरफ लपकता है। पतंगवाला, अरे मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन मुंह फेर लेता है। ये क्या हुलिया बना रखा है मियाँ, क्या हाल है? फकीर चुप खड़ा रहता है। एक आदमी, इनको हमने तो कभी बात करते सुना नहीं। बेनी प्रसाद आगे बढ़कर, तुम्हें नहीं मालूम? कोई 1 बरस से इनका यही हाल है। पतंगवाला, अम्मा बेनी प्रसाद क्या कहा? क्या ये 1 बरस से आगरे में है? ये तो घोड़ों की तिजारत करते थे भाई। कोई 4 बरस पहले घोड़े लेकर हैदराबाद की तरफ गए थे। उसके बाद से उन्हें आज देखा। अम्मा मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन बाहर चला जाता है। बेनी प्रसाद, ताज्जुब है, तुमने इन्हें नहीं देखा, या शायद देखा हो तो पहचान न सके होंगे। यहीं कुछ दिनों से चक्कर काट रहे हैं, एक तवायफ पर आशिक हैं। पतंगवाला, ये चुप जो इन्हें लग गई है और ये कफनी दाढ़ी फकीरी, क्या ये सब उसी इश्क का नतीजा है? मुझसे तो देखा नहीं गया भाई। मंजूर हुसैन जैसा हंसमुख यारबाश आदमी और यूं बदल गया। तुम्हें मालूम है ना, ये मियाँ नज़ीर के साथ उठने बैठने वालों में से हैं। मेरा इनका याराना कोई 20-25 बरस का होगा। बेनी प्रसाद, हाँ हाँ खूब जानता हूँ। पतंगवाला, अम्मा कुछ बताओ, बेनी ये आखिर हुआ क्या? मेरी तो अक्ल गुम हो गई। बेनी प्रसाद, भाई इन पर क्या बीती ये तो किसी को मालूम नहीं। बस इतना सुना है कि दक्कन से वापसी के वक्त झांसी के खरीब ठगों ने इनके सारे घोड़े और माल असबाब लूट लिया। साल भर पहले जब आगरे वापस आए तो उस वक्त इनकी हालत दिगरगू थी। खैर उस वक्त ये फकीरें नहीं थी। कभी कभी किसी से कुछ बातें भी कर लेते थे, मगर कम कम। बस ज़्यादातर जमुना के किनारे पर एक मकबरे पर बैठे पानी की लहरें गिना करते थे, फिर यकायक गायब हो गए। कभी मथुरा कभी मेरठ में देखे गए, अभी अभी वापस आए हैं और ये हालत लेकर आए हैं। पतंगवाला, फालिज का असर है या जुगनू का दौरा? आखिर कुछ तो सबब होगा इस तग्योर का। बेनी प्रसाद, तरह तरह की बातें सुनने में आती हैं। कोई कहता है अल्लाह वाले हो गए हैं, कोई कहता है लुट जाने की वजह से ये हाल हुआ है। लोग ये भी कहते हैं कि इसके सादिक का असर है। इसके मजाजी की राह खुदा तक पहुंचाना कोई अनसुनी बात भी नहीं है। पतंगवाला, फुर्सत उम्र कतर ए शबनम, वस्ले महबूब गौहरे नायाब। ये आदमी हमेशा से ज़की उल हिस्स वाक़े हुआ है। मुझे एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। जानते हो मियाँ नज़ीर से इनकी पहली मुलाकात क्यों कर हुई? मियाँ नज़ीर ताजगंज से माईथान टट्टू पर जा रहे थे, लाला विलास राय खत्री के लड़कों को पढ़ाने के लिए। उधर से मंजूर हुसैन प्यादा चले आ रहे थे। रास्ते में अड़ गया। मियाँ नज़ीर ने एक चाबुक जो उसको रसीद की तो वो मंजूर हुसैन के लगती हुई टट्टू को लगी। मियाँ नज़ीर टट्टू से उतर पड़े और ज़बरदस्ती उनके हाथ में चाबुक देकर कहा, मियाँ मेरे भी एक जड़ दो। उन्होंने बहुत मिन्नत की, वो न माने। आखिर मजबूरन मंजूर हुसैन ने चाबुक लेकर ज़रा उनके छुआ दी और दौड़े हुए मेरे पास आए। मुझसे सारा हाल बताया और घर जाकर पड़े रहे। 2 दिन तक खाना पीना सब मौकूफ। जब मियाँ नज़ीर ने मेरी ज़बानी ये हाल सुना तो बेचैन होकर उनके पास गए। उन्हें अपने घर ले गए, खातिर तवाज़ो की, उनके साथ होली खेली, मिठाई खिलाई, अपनी नज़में सुनाई। बस
ये उस दिन से यह मियाँ नज़ीर के और भी गिरविदा हुई, फिर ऐसे कि रोज़ का आना जाना रहता था। बेनी प्रसाद, क्या ज़माने के इनकलाबात हैं? पतंग वाला, छोड़ सब कामों को, गाफिल भंग भी और डंडपेल। होली गाने वाली, हो नाच रंगली परियों का, बैठे हो गलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे। दिल भूले देख बहारों को और कानों में आहंग भरे, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐश के दम मोहचंग भरे, कुछ घुंघरू ताल छनकते हो। तब देख बहारे होली की, गुलजार खिले हो परियों के, और मजलिस की तैयारी हो। कपड़ों पर रंग के छींटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो। मुँह लाल गुलाबी आंखें हो और हाथों में पिचकारी हो। उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तक कर मारी हो। सीनों से रंग ढलकते हो। तब देख बहारें होली की, उस रंग रंगीली महफिल में एक रंडी नाचने वाली हो। मुँह जिसका चांद सा टुकड़ा हो और आँख भी मै की प्याली हो। बदमस्त बड़ी मतवाली हो, हर आन बजाती ताली हो। मैनोशी हो बेहोशी हो, भड़वे के मुँह में गाली हो। भड़वे भी भड़वा बकते हों, तब देख कर बहारे होली की। पतंग वाला, सुन लिया बेनी प्रसाद? अंतिम 4 पंक्तियां दोहराते हुए। मुँह जिसका चांद सा टुकड़ा हो और आँख भी मै की प्याली हो। मैनोशी हो बेहोशी हो, भंडवे के मुँह में गाली हो। भड़वे भी भड़वा बकते हों, तब देख बहारे होली की। अब बताओ, होली पर इससे बेहतर नज्म हो सकती है? पतंग वाला, अंतिम 4 पंक्तियां दोहराते हुए। सुन लिया बेनी प्रसाद? अब बताओ, होली के मौजू पर इससे बेहतर नज्म हो सकती है? ये सनाए व बदाए, ये तशबीहें इस्तारे, तहमील यानी शेर व शायरी और इल्मो अदब में जिसे उसने बयान कहते हैं, ये सब क्या है? सुनो, एक दाना ये राज की बात सुनो और हमेशा के लिए पल्लू से बांध लो। किसी पाए के मुअल्लिम ने अपने शागिर्द को इल्मे बयान बड़ी मेहनत से पढ़ाया। जब लड़का पढ़ लिख कर फारिग हुआ तो उस्ताद ने कहा, अब आज जाओ बाजारों और गलियों में घूम फिरकर लोगों की बातें सुनो और पता लगाओ कि इन बातों का इल्मे बयान से क्या रिश्ता है। लड़का गली कूचों की खाक छानता फिरा, मगर उसको लोगों की बातों का कोई ताल्लुक इल्मे बयान से मालूम न हुआ। उसने उस्ताद से हाल कह सुनाया। उस्ताद ने उसे फिर बाय बिस्मिल्लाह से ताए तमत तक इल्म सिखाया और कहा कि एक बार फिर बाजारों के चक्कर काटो और यही बात दरियाफ्त करो। इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा ताल्लुक शागिर्द की समझ में आया। उसने वापस आकर कहा, हाँ थोड़ा सा ताल्लुक मालूम होता है। इस पर उस्ताद ने कहा, अभी तुम इल्म बयान को समझे नहीं, फिर पढ़ो शुरू से आखिर तक। एक बार फिर सब कुछ पढ़ चुकने के बाद शागिर्द क्या देखता है कि किसी शख्स की कोई बात ऐसी नहीं जिसका ताल्लुक इल्म बयान से न हो। कुछ समझे? बेनी प्रसाद, भाई शेर व शायरी का ये मेयार बहुत बुलंद है। पतंग वाला, कुछ और सुनाओ यार। हमीद, क्या सुनाऊं? पतंग वाला, नज़ीर का कलाम सुनाओ। और क्या सुनाओगे? उसका हर शेर बेनज़ीर है। हमीद, मियाँ नज़ीर ने खुद अपने कलम से अपनी तस्वीर खींच दी है। इसे इजाज़त हो तो मैं सुनाऊं? पतंग वाला, इजाज़त? मियाँ तुम शेर व शायरी का कारोबार करने वाले की दुकान पर नहीं बैठे हो, शेर व शायरी पर जान देने वाले के पास बैठे हो। सुनाओ और खुले बंदो सुनाओ। हमीद, कहते हैं जिसको नज़ीर सुनिए टुक उसका बयां,
था वो मुअल्लिम गरीब बुज़दिल व तरसीदा जा। सुस्त रविश पस्ता खद सांवला हिंदी नजात, तन भी कुछ ऐसा ही था खद के मुआफिक मियाँ। माथे पे एक खाल था छोटा सा मस्से के तौर, था वो पड़ा आँख ऊपर अबरुओं के दरमियाँ। बजे सुबुक उसकी थी जिस पे न रखता था रीश, मूछें थी और कानों पर पट्टे भी थे पंबा सा। पीरे में थी जिस तरह उसको दिल, अफसुर्दगी वैसी ही रही थी उन दिलों जिन दिनों में था वो जवां। फजल ने अल्लाह के उसको दिया उम्र भर इज्जतो हुमर्द के साथ, पारजा ओ आबोना। सब वाह 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 वाह, क्या इंकिसारी है। मियाँ नज़ीर की नवासी उछलती कूदती गुनगुनाती हुई आती है। नवासी, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। पतंग वाला, अरे बिटिया। नवासी, अभी आई। यह कहकर दूसरी तरफ निकल जाती है। सिपाही जो वहीं भीड़ में खड़े नज़्में सुन रहे थे और बार बार मुड़कर ऊपर कोठे की तरफ निगाहें फेंक रहे थे, पान की दुकान पर आते हैं। पहला सिपाही, जरा 2 पान लगा देना भाई। दूसरे सिपाही से, दिन चढ़ा आया है पर ये माई का लाल ऐसा चिपका है कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। दूसरा सिपाही, वहाँ है भी या गायब हो गया। पहला सिपाही, मालूम नहीं। दूसरा सिपाही, अगर गया ही न हो तो क्या हम दिन भर यहीं टंगे रहेंगे। पहला सिपाही, ये कैसे हो सकता है, दारोगा साहब ने खुद अपनी आंखों से देखा है। दूसरा सिपाही, कल रात देखा होगा, और अगर वो रात को ही निकल गया हो। मदारी रीछ लिए हुए आता है, उसके पीछे बच्चे हैं, रीछ का नाच होता है। मदारी, कल राह में जाते जो मिला रीछ का बच्चा, ले आए वहीं हम भी उठा रीछ का बच्चा। 100 नेमतें खा खा के पला रीछ का बच्चा, जिस वक्त बड़ा रीछ हुआ रीछ का बच्चा। जब हम भी चले साथ चला रीछ का बच्चा, कहता था कोई हमसे यहाँ आओ मछंदर। वो क्या हुए अगले जो तुम्हारे थे वो बंदर। हम उनसे ये कहते थे ये पेशा है कलंदर। हाँ, छोड़ दिया बाबा उन्हें जंगल के अंदर। जिस दिन से खुदा ने ये दिया रीछ का बच्चा, इन दावों में पैंचों में जो कुश्ती में हुई देर, यूँ पड़ते रुपए पैसे की आंधी से गोया बेर। सब नक़्द हुए आके 1.25 लाख रुपए ढेर, जो कहता था हर एक से इसी तरह मुंह फेर। यारो तो लड़ा देखो ज़रा रीछ का बच्चा, जिस दिन से नज़ीर अपने तो उस्ताद यही हैं, जाते हैं जिधर को उधर इरशाद यही हैं। सब कहते हैं वो साहबे इजाद यही हैं, क्या देखते हो तुम खड़े उस्ताद यही हैं। कल चौक में था जिनका लड़ा रीछ का बच्चा। मदारी चला जाता है। नज़ीर की नवासी एक खिलौना लिए नज़र आती है। पतंग वाला उसकी तरफ बढ़ता है और उससे खींचकर अपनी दुकान पर लाता है। पतंग वाला गाते हुए, मोहन मेरे आए ललन मेरे आए। नवासी खिलौना दिखाते हुए, मैं ये लेने गई थी। पतंग वाला, नाना से पैसे जट लिए होंगे क्यों। नवासी, नहीं तो। पतंग वाला, फिर क्या मुफ्त हाथ आ गया खिलौना। नवासी, घर में पड़े थे। पतंग वाला, घर में क्या पड़े थे। नवासी, मैं बताऊं, हमारे नाना पैसे को हाथ नहीं लगाते। जैसे हमको अम्मा कहती हैं ना कि गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वैसे ही नाना ने पैसे को रुमाल में बांधकर कोने में फेंक दिया। पतंग वाला, और तुमने उठा लिया। नवासी, सब थोड़े ही। उछलकर भाग जाती है। पतंग वाला हंसता है। पतंग वाला बेनी प्रसाद से, गर मर्द है तू आशिक, खोड़ी न रख कफन को। हाल ही का वाकया है। रुपयों की थैली के लिए नवाब सादत अली खां के पास से आदमी आया। रात भर रुपया घर में पड़ा रहा
और रुपए की वजह से मियाँ नज़ीर को नींद न आई। सुबह को जवाब में कहला भेजा कि ज़रा से ताल्लुक़ से तो ये हाल है, अगर ज़िंदगी भर का साथ हो गया तो न जाने क्या होगा। बुलावे बहुत आए पर मेरा यार आगरे से न टला। हर बार ये कहकर टाल गया कि मैं माशे भर का कलम चलाने वाला, मेरी क्या मजाल। बस यहीं बैठे बैठे सारी दुनिया देख ली, कहते हैं आवाज़ उठाकर। सब किताबों के खुल गए मानी, जब देखी नज़ीर दिल की किताब। इशारा किताब वाले की तरफ था, किताब वाला मुंह फेर लेता है और झुंझला कर रह जाता है। ककड़ी वाला, मियाँ कहाँ रहते हैं ये हज़रत नज़ीर। पतंग वाला, क्यों क्या बात है। ककड़ी बात वो ये है कि ऐसे ही। पतंग वाला, आखिर। ककड़ी वाला, मैं अपनी ककड़ी पर 2-4 शेर लिखवाता उनसे। पतंग वाला कहा लगाकर, ये आपको खूब सूझी। इस काम के लिए मियाँ नज़ीर से बेहतर और कौन आदमी मिलेगा। अभी कुछ दिन हुए एक साहब पहुँच गए उनके यहाँ अपने टूटे हुए दिल का दुखड़ा लेकर। किसी महजबीन ने बेवफाई की थी उनके साथ, अपनी दास्तान सुनाई और कहा कि दिल को क्यों कर समझाऊं, किसी पहलू चैन नहीं लेता। हरदम आँखों के सामने उसका महलका की तस्वीर जमी रहती है। मियाँ नज़ीर ने उनके हस्बे हाल एक नज़्म लिख दी, बस उन्हें साहब को चैन मिल गया। अब ये नज़्म गुनगुनाते फिरते हैं और खुश व खुर्रम हैं। ककड़ी वाला, रहते कहाँ हैं मियाँ। पतंग वाला, बेगम बांदा का महल देखा है। ककड़ी वाला, जी नहीं। पतंग वाला, कहाँ के रहने वाले हो। ककड़ी वाला, दिल्ली के पास का रहने वाला हूँ। पतंग वाला, अच्छा मोहल्ला ताजगंज देखा है। ककड़ी वाला, जी हाँ देखा है। पतंग वाला, वहाँ पहुँचकर किसी से मालिकों वाली गली पूछ लो और बेगम बांदा के महल पहुँच जाओ। महल के बराबर ही एक छोटा सा मकान है, वो मियाँ नज़ीर का है। ककड़ी वाला खुशी खुशी बाएं रास्ते की तरफ भागता है। रास्ते के पास एक अजनबी से टक्कर हो जाती है। अजनबी, क्या अंधे हो गए हो। ककड़ी वाला, माफ़ करना मियाँ, ज़रा जल्दी में हूँ, चला जाता है। अजनबी बाज़ार में टहलता है। पतंग वाला, हमीद और उन लोगों को सुनाते हुए जो अब तक वहाँ जमा है। मियाँ नज़ीर की निगाह में आदमी आदमी में कोई फ़र्क नहीं, वो पतंग बनाने वाला हो चाहे किताब बेचने वाला, उनके लिए तो बस आदमी है। आवाज़ उठाकर कहता है, किताब वाला गुस्से से लाल हो रहा है। अजनबी किताब वाले से, साहब कलाम नासिक होगा आपके पास। किताब वाला पतंग वाले का गुस्सा अजनबी पर उतारता है। मियाँ नासिक कल के छोकरे हैं, अभी अभी शेर कहना शुरू किया है और अभी से आप उनके कलाम की तलाश में निकल पड़े। ऐसा ही शौक़ है तो लखनऊ तशरीफ़ ले जाइए और ख़ुद सुन लीजिए। अजनबी, अभी अभी यहाँ कुछ लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। नासिक साहब का एक शेर मेरे कान में पड़ा। मैंने सोचा किताब वाला कि मैंने अपनी किताबों के इश्तिहार के लिए लोगों को जमा कर रखा है। ये शौक़ और ये जिलाहत, सुबहान अल्लाह। अजनबी डरकर पीछे हट जाता है लेकिन घूमकर फिर हमला करता है। अजनबी, ये इतने लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए हैं साहब। किताब वाला गुस्से से बेकाबू होकर, आप ही की तरह के जाहिल हैं, एक जाहिल का कलाम सुनने के लिए जमा हो गए हैं। अजनबी सिर पिटाकर चला जाता है। लोग कहा लगाते हैं, एक से एक चला आता है। सुबह से दुकान खोलकर बैठे हैं, जो भी है तरह तरह के सवालात लेकर पहुंच जाता है। ख़रीद फरोख्त की बात ही नहीं, लाहौल बिला कुव्वत। चौधरी गंगा प्रसाद किताब वाले के पास
आते हैं। किताब वाला। आदाब अर्ज करता हूँ चौधरी जी, मिजाज बेखैर